गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ी राजवंश के शासक महाराणा मोकल और उनके पुत्र महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, महाराणा मोकल का समय था 1421 से 1433। 1423 में हीरानंद द्वारा सुपार्श्वनाथ चरितम यानी सुपासनेह चरियम नामक मेवाड़ी चित्रशैली के द्वितीय ग्रंथ का चित्रण इन्हीं के समय हुआ। चित्तौड़ दुर्ग में संविधेश्वर मंदिर का निर्माण, एकलिंगजी मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण इसी समय हुआ। हत्या इनकी जो की थी वो चाचा मेरा और उनके साथी मेवाड़ी सामंत महपा पंवार द्वारा राजसमंद के निकट झीलवाड़ा नामक स्थान पर, और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बाद में चाचा और मेरा की हत्या मोकल के मामा और राठौड़ी शासक रणमल द्वारा करने का उल्लेख है। साथियों, महाराणा मोकल के बाद उनके पुत्र महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने, जिनका समय है 1433 से 1468। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए, अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों के लिए, अपनी स्थापत्य के लिए बहुत ही अद्भुत उपलब्धियों वाले शासक। इनके पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार। जन्म इनका 1423 में हुआ। इनकी अगर आरंभिक चुनौतियों की बात करें साथियों, तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना इनके लिए एक चुनौती थी। पिता के मामा रणमल राठौड़ के मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को रोकना, मेवाड़ी सामंतों को एकजुट कर अपने साम्राज्य को स्थायित्व और स्वतंत्रता प्रदान करना, मेवाड़ी साम्राज्य को आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना, भारमली को मोहरा बनाकर कुंवर चूंडा कुंभा व उनके असंतुष्ट मेवाड़ी सामंतों द्वारा रणमल की हत्या का घटना चक्र इन्हीं के समय हुआ। साथ ही कुंवर चूंडा द्वारा 1438 से 1453 के मध्य राठौड़ राजवंश की राजधानी रही मंडोर पर शासन करने का हमें उल्लेख मिलता है। कुंभा को जो संज्ञाएं दी गई साथियों, उनमें मेवाड़ी स्थापत्य के जनक थे। वो मेवाड़ी साम्राज्य विस्तार के जनक थे। मेवाड़ी इतिहास में कला, कलम व कटार के धनी महाराणा भी उन्हें कहा गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो चित्तौड़ में साथियों अंकित कुंभा की हमें कई उपलब्धियां, कई उपाधियां मिलती हैं, जिनमें अभिनव भट्टाचार्य, संगीत क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के कारण हिंदू सुल्तान समकालीन फारसी इतिहासकारों द्वारा राव रायण या राव रायण, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, राणो रासो विद्वानों एवं साहित्यकारों के महान संरक्षक, चाप गुरु धनुष विद्या में पारंगत, छाप गुरु छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत, शैल गुरु स्थापत्य के निर्माण में पारंगत, दान गुरु महान दानी, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों के महान विजेता, राजगुरु राजनीति में दक्ष योद्धा। अगर इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इनके हमें युद्ध मिलता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में, काली सिंध नदी राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में ये स्थान था। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध ये युद्ध था। और अगर कारणों की बात करें तो एक तो सीमा विवादी था, दूसरा मेवाड़ी जो विद्रोही सामंत थे उनको मालवा द्वारा शरण देना। साथियों, युद्ध का परिणाम कुंभा के पक्ष में रहा और इस अर्थ में 1440 से 1448 के मध्य इसकी स्मृति में भगवान विष्णु को समर्पित यानी चित्तौड़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की स्थापना, विक्ट्री टावर की स्थापना वो करते हैं। और यदि इस विक्ट्री टावर की बात करें तो साथियों इसकी ऊंचाई हमें लगभग 122 फीट मिलती है। आधार इसका 30 फीट था, 9 मंजिला था, 157 सीढ़ियां थी साथियों इसमें। और किसी भी अगर हम बात करें तो ये मूर्ति कला के शब्दकोश की संज्ञा भी से दी गई है, लेकिन जो इनकी 8वीं मंजिल है उस पर किसी भी मूर्ति का अंकन नहीं मिलता। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है। और कुंभा स्वामी द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का अंकन भी इसकी दीवार पे हमें मिलता है। ब्रिटिश मूल के महान कलाविद जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा इसकी तुलना रोम के ट्रोजन स्तंभ से हमें करने का उल्लेख भी मिलता है। और जर्मन मूल के कला महान विद्वान जो थे हरमन गोल्ड्स, उसे इसे भारतीय मूर्ति कला के शब्दकोश की संज्ञा दी। महान कलाविद उपेंद्र नाथ डे द्वारा इसे विष्णु ध्वज स्तंभ की संज्ञा दी। गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा द्वारा इसे पौराणिक देवताओं के अमूल्य
विश्वकोश अथवा अजायब घर की संज्ञा दी। गोपीनाथ शर्मा इसे भारतीय लोक कला के रंगमंच की संज्ञा देते हैं साथियों। इस क्रम में जेम्स टोड द्वारा इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ स्तंभ की संज्ञा दी। बिजली गिरने के कारण अंतिम मंजिल जब नष्ट हो गई थी तो इसके अंतिम रूप से जीर्णोद्धार का श्रेय मेवाड़ी महाराणा स्वरूप सिंह को है, जो 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा थे। 15 अगस्त 1949 में भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का इस पर डाक टिकट जारी करने का उल्लेख है। राजस्थान की ओर से प्रथम स्मृति में ये पहली डाक टिकट है साथी। राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह भी है ये। इसके स्थापत्यकारों की बात करें तो जैता उनके पुत्र थे। और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है जो इससे पहले का निर्माण था। 7 मंजिला है वो, 75 फीट ऊंचाई है उसकी साथियों। और यदि भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन व्यापारी जीजाशाह बघेरवाल ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। इसका ही अन्य नाम खवासन स्तंभ भी है साथियों। राजनीतिक उपलब्धियों में हमें उनकी एक आमल बावल की संधि भी मिलती है जो 1453 की है। सोजत पाली में ये हुई थी। हंसाबाई के प्रयासों से राव जोधा एवं कुंभा के मध्य ये संधि हुई थी, क्योंकि दोनों के मध्य लंबा विवाद था। 1453 में राव जोधा मंडोर पर जब अधिकार कर लेते हैं तो फिर वो अपना राज्याभिषेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने 15 वर्ष संघर्ष किया था। तो फिर कुंभा के साथ उन्होंने संधि की और ये संधि साथियों हंसाबाई के प्रयासों से यहाँ मध्यस्थता से संपन्न हो पाई। इसमें प्रावधान जो था वो मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करना था और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ होना था। एक चंपानेर की संधि भी हमें मिलती है साथियों। चंपानेर पंचमहल गुजरात में है। 1456 की ये संधि है। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। और यदि उद्देश्यों की बात करें तो दोनों द्वारा अपनी संयुक्त सेना के बल पर कुंभा को पराजित करना था, लेकिन इसके बावजूद जब युद्ध हुए तो उसमें कुंभा के पक्ष में संधि चली जाती है। अपने महान कूटनीति व सैन्य दक्षता द्वारा वो 1457 में बदनौर, आसिंद, भीलवाड़ा में उक्त दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं साथियों। यदि उनकी यानी कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग था। ये कविराज श्यामल दास द्वारा मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय उन्हें दिया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में मेवाड़ी शासकों के शरण स्थली के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध रहा। दर्शनीय स्थलों की बात करें इस दुर्ग में तो 52 देवरी जैन मंदिर हमें मिलते हैं, जबकि 20 देवरी यानी 27 जैन मंदिर हमें चित्तौड़ दुर्ग में मिलते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों वाली स्तंभों वाली ये छतरी मिलती है हमें। मामदेव कुंड, इसी कुंड के किनारे ऊधा द्वारा उनके पिता कुंभा की हत्या का उल्लेख मिलता है। झाली रानी का मालिया यानी महल हमें यहाँ मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान माणिक्यलाल वर्मा का बंदी जीवन साथियों यहीं गुजरा, जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ। और इसी दुर्ग में निजी निवास हेतु फिर मेवाड़ की आंख की संज्ञा वाले कटारगढ़ महल की संज्ञा जिसे दी गई उसका हमें यहाँ साक्ष्य मिलता है। अबुल फजल ने इसे ही देखने पर पगड़ी गिर जाने जैसी किंवदंती कटारगढ़ महल को दी थी, क्योंकि इसकी बहुत ऊंचाई है। अगर कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो इसका परकोटा लगभग 36 किलोमीटर है, जो राजस्थान या इंडिया में सबसे ज़्यादा। एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं साथियों। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द ग्रेट इंडियन वॉल इसे कहते हैं, चाइनीज वॉल से इसकी तुलना करते हैं साथियों। उनका दूसरा दुर्ग भौमर दुर्ग डूंगरपुर में मिलता है। भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु ये बनाया गया था। तीसरा दुर्ग बदनौर या बैराट दुर्ग आसीन जिला भीलवाड़ा में, यहीं पर कुशाल माता मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की। फिर एक मचान दुर्ग हमें राजस्थान में मिलता है। मेर जनजाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था ये। एक बसंती दुर्ग सिरोही में मिलता है साथियों। चित्तौड़ दुर्ग के परकोटे सहित अनेक दर्शनीय स्मारकों का भी निर्माण उन्होंने किया। और हमें साथियों कालिका माता मंदिर भी चित्तौड़ दुर्ग में मिलता है, जिसे वर्तमान में सूर्य मंदिर बोलते हैं। कुंभ श्याम मंदिर भी निर्माण किया इन्होंने, जिसे वर्तमान में वीरा मंदिर बोलते हैं साथियों। और इसी मीरा मंदिर के प्रांगण में उनके गुरु रैदास की छतरी भी मिलती है। साथ ही मूलतः परमारों द्वारा निर्मित अचलगढ़ जो सिरोही में है, दुर्ग का पुनर्निर्माण इन्होंने किया। इस तरह के सवाल भी पूछे गए साथियों। अचलगढ़ के जो अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो उनकी पत्नी कुंभा द्वारा ओखा रानी का महल यहाँ निर्माण किया गया था।
भंवराथल तालाब का हमें यहाँ उल्लेख मिलता है। पानी के बड़े बड़े टांके यहाँ निर्मित किए गए। अचलेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की परंपरा है, यहाँ में मिलता है। इसी मंदिर के प्रांगण में पीतल से निर्मित कवि दुर्सा आढ़ा की हमें मूर्ति मिलती है साथियों। और सावन भादो नाम से कुंभा उनके पुत्र उदा की हमें यहाँ मूर्तियाँ मिलती हैं। सावन भादो नहर अगर पूछ ले तो साथियों कोटा है। सावन भादो उद्यान पूछ ले तो जयपुर है। सावन भादो महल पूछ ले तो डीग है। सावन भादो की कढ़ाइयाँ अगर पूछ ले तो बीकानेर है। सावन भादो झरना अगर पूछ ले तो जोधपुर है। सावन भादो झील पूछ ले तो अचलगढ़ सिरोही है। सावन भादो गांव पूछ ले तो सांगोद कोटा है। क्रमशः अचलगढ़, चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ में भगवान विष्णु को समर्पित एक एक कुंभ श्याम मंदिर या कुंभा स्वामी मंदिरों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। गोड़वाड़ क्षेत्र का तीर्थ स्थल तथा स्तंभों के शहर की संज्ञा वाले रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर की स्थापना भी कुंभा के काल में होने का उल्लेख है। यदि इनकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो स्वयं कुंभा की रचनाओं में संगीत राज, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, 5 खंडों में: पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। साथियों, संगीत मीमांसा इनकी दूसरी रचना है। सूड प्रबंध एक अन्य रचना है। संगीत सुधा प्रबंध अन्य रचना है। कामराज रतिसार भी एक अन्य रचना है। इस क्रम में उनकी कुछ टीकाएं भी थी। बंगाली शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान जयदेव रचित गीत गोविंद पर उन्होंने रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी। सारंग देव रचित संगीत रत्नाकर पर फिर टीका लिखी। बाण भट्ट रचित चंडी शतक पर भी उन्होंने टीका लिखी। वस्तुतः कुंभा मेवाड़ी भाषा के साथ मराठी, कर्नाटकी व संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। कुंभा के अगर दरबारी शिल्पियों में बात की जाए तो मंडन सूत्रधार यानी मंडन सुथार, जो मूलतः सोनपुरा शिल्प जाति से संबंधित थे, उनकी रचनाओं में अगर सामान्य शिल्प से संबंधित देखा जाए तो राजवल्लभ प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार या शास्त्र और आप तत्व। मूर्ति शिल्प से संबंधित देखा जाए तो देव मूर्ति प्रकरण, रूप या स्वरूप मंडन और अन्य रचनाओं में कोदंड विधान, जो धनुष विद्या से संबंधित है, शगुन मंडन और वैद्य मंडन, चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है ये। साथियों, मंडन के भाई नाथा द्वारा वास्तु मंजरी तथा मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा 3 ग्रंथों की रचनाओं को उल्लेख मिलता है: उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। समुद्रगुप्त की भांति महान वीणा वादक अगर कोई था तो वो कुंभा थे। संगीत गुरु इनके जो थे वो सारंग व्यास थे। सारंग व्यास के पुत्र तथा कुंभा के वेतनिक दरबारी जो विद्वान थे वो कान्हा व्यास थे, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा था, जिसकी विषय वस्तु मेवाड़ी शासकों की वंशावली तथा कुंभाकालीन राज व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। अन्य दरबारी विद्वानों की बात करें इनके साथियों तो हमें उनमें जो नाम मिलता है वो है टिल्ला भट्ट, जैन मुनि सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयचंद सूरी, मुनि सुंदर माणिक्य। कुंभा की संगीत विदुषी जो पुत्री है वो रमाबाई थी, रागीश्वरी, जिनके विवाह का मंडप श्रृंगार चंवरी। जैन मंत्री व शिल्पी वेलाक के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में ये 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित हैं। दरबारी चित्रकार कोई थे तो भीकम चंद। इस अर्थ में मेवाड़ी चित्रशैली की वास्तविक एवं व्यवस्थित शुरुआत इन्हीं के काल में से मानी जाती है, और जिसका एक ग्रंथ हमें मिलता है रसिकांटक। साथियों, अगर निष्कर्ष रूप में हम कुछ बोलें तो वो ये है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुंभा का काल राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से भी मेवाड़ी इतिहास में बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व था।